चारों स्टेट इलेक्शंस भी इसी समय होंगे। जम्मू कश्मीर की जो 5 सीटें, हर फेज में 1 सीट का इलेक्शन होगा सुरक्षा कारणों से। मैं जल्दी से प्रशांत झा का रुख कर लेती हूं, मेरे साथ प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये तारीखों का ऐलान हो गया है और 4 जून वो दिन जिस दिन नई सरकार का पता चल जाएगा कि कौन सत्ता संभालने जाएगा। लेकिन पिछले बार की तरह ही 2019 की तरह ही 7 चरणों में इस बार चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए 2019 में भी 7 चरण में चुनाव हुए थे और बिहार में 7 चरण में चुनाव हुए थे। और इस बार भी जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा है कि बिहार 7 चरण में होगा, यानी बिहार में 7 चरण में चुनाव होंगे, जबकि 40 सीट है यहाँ पर। लेकिन कुछ सेंसिटिव सीट की वजह से बिहार में ये चुनाव 7 चरणों में होगा। देखिए हमारे साथ शोभना बहुत सारे लोग हैं, लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, ये बिहार में 7 चरण में चुनाव होंगे, आपको क्या लगता है, सही है या इसको कम में होना चाहिए था? नहीं सर, बहुत अच्छा सही है, क्योंकि चुनाव आयोग को विधि व्यवस्था भी देखनी होती है और सारा सिस्टम में लेके करना होता है। तो जितना चरण में होगा उतना बढ़िया से होगा और चुनाव आयोग की बदनामी से भी बचेगी और लोग भी निर्भय होकर के वोट डालने जाएंगे, बूथ तक पहुंचेंगे सर। देखिए इस बार चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि आम लोग। ठीक है प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए प्रशांत, मैं आऊंगी आपके पास। तो ये तो बिहार की जनता का कहना है कि जितने ज्यादा फेजेस होंगे उतना ही अच्छा क्लीन इलेक्शन होगा। और अब मैं जल्दी से रविंद्र आपका रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, बिल्कुल 2019 की तरह के से ही 7 फेजेस में ही चुनाव की बात कही गई है। और अभी हमने बिहार की जनता से बात की, उनका कहना है कि जितने ज्यादा फेजेस होंगे उतना अच्छा और क्लीन इलेक्शन होगा। बिल्कुल, जितना ज्यादा फेजेज में होंगे, टुकड़े टुकड़े में होंगे, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसका मोबिलाइजेशन का टाइम मिलता है और राजनीतिक पार्टियों को भी टाइम मिल जाता है और वोटरों को भी पता होता है कि हमें किस फेज में चुनाव में वोटिंग करना है। एक बात और है, आप आज राजीव कुमार का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनका जो रुख था खासकर वायलेंस को लेकर, जिस कड़े लहजे में उन्होंने बोला कि वी विल रूथलेस, ये TN सेशन का याद कहीं ना कहीं दिला रहा। और उन्होंने कहा कि न सिर्फ पोल के दौरान, प्रचार के दौरान, आफ्टर पोलिंग, आफ्टर काउंटिंग अगर किसी तरह का वायलेंस होता है, 2019 का याद करिए, 2000 जो एक विधानसभा हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसको याद करिए। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि पोस्ट पोल वायलेंस भी होता है, उसको भी हम लोग रूथलेस की तरह टैकल करेंगे और उसके लिए निचले स्तर का अधिकारी जिम्मेवार नहीं होगा, बल्कि DM रविंद्र, आप ठीक कह रहे हैं। मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तो और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी संदेश दिया कि साहब थोड़ा प्यार से एक दूसरे के साथ पेश आए, दुश्मनी जम के कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि जब मिले तो नजरें चुरानी पड़े। शेरो शायरी भी हुई आज। और मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ अश्विन का, जो कि मुंबई में मौजूद है। अश्विन, अगर आपके साथ लोग हैं तो जल्दी से हमारी बात कराइए। और चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, 4 जून को नतीजे घोषित हो जाएंगे, क्या कह रही है जनता? जी, जनता भागती दौड़ती मुंबई है इस वक्त, लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर है कि ये लोकतंत्र का पर्व है और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लोकतंत्र का पर्व और उस पर देश को है गर्व, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुंबई, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं जिस पर चुनाव होने हैं। 19 तारीख से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होगा। महाराष्ट्र में पिछली दफा 4 चरणों में हुआ था, इस बार करीब 3 चरणों में जो अभी तक चीजें साफ हुई, 3 चरणों की अभी तक जानकारी हुई, 3 चरणों में चुनाव होंगे, 48 सीटों पर। अब चुनावी पार्टियां जो चुनाव में जाने वाली हैं उनके लिए चुनौती है, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र में राजनीति का जिस तरह से पिछले 2 सालों में बदलाव हुआ है, सीटों को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी अभी तय नहीं हुआ है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बिगुल बच चुका है। ऐसे में अब चुनाव की में जाने वाली पार्टियां किस तरह से तैयारी करती हैं, देखना दिलचस्प होगा। अरे बिल्कुल अश्विन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, चुनावी शंखनाद हो चुका है, तो अब बहुत जल्दी मुझे लगता है सभी राजनीतिक दल अपनी सीटें फाइनल कर लेंगे। और अब मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ विशाल रघुवंशी का। विशाल मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विशाल, 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से और अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, जमकर तैयारियां करते हुए दिखेंगे। लेकिन क्या आपके साथ कुछ लोग मौजूद है, क्या कह रहे हैं वो इन चुनाव तारीखों को लेकर? देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं और ये कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से तय होता है। ऐसे में तमाम जनता है उनसे सीधे बात करते हैं। 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, कैसे इसको देख रहे हैं आप लोग?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, उसके लिए 2022 से लगातार कोशिशें जारी रखी। आज उसका ये असर देखने को मिल रहा है कि जो उनके विपक्षी दल के लोग थे, आज सारे के सारे टूटकर भारतीय जनता पार्टी में समाहित होने के लिए तैयार है। चाहे वो आपने देखा विधानसभा में जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगे, तो वहीं पर ये बिल्कुल साफ हो गया। तो जो 80 सीटों का लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी पाने के बिल्कुल करीब है और इसके निरंतर करीब होती चली जा रही है। चुनावी तारीखों पे बताइए, चुनावी तारीखों पे बात कीजिए विशाल। बिल्कुल, अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी पार्टी का चुनाव प्रचार नहीं होगा, कहते जो है विज्ञापन के रूप में कोई चुनावी प्रचार नहीं करना है, यही अभी चेताया है। जल्दी से लोगों से बात करवाइए। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आप चुनावी तारीख बताइए कि चुनावी तारीख की बात करिए कि 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। ये बेहतर है कि 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं? नहीं, बढ़ा दिए हैं तो भीषण गर्मी तो है, जनता का परवाह तो है नहीं लोगों को। इन लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, देश की कुर्सी संभालना चाहे जब करा दें, लेकिन भीषण गर्मी में जा रहा है। जून का महीना भीषण, अपने मत का प्रयोग जरूर करिए, एकदम करेंगे। ये बताइए कि 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, लोकतंत्र के महापर्व में क्या भूमिका आम वोटर्स की होनी चाहिए? भैया 4 जून तक एक चुनाव का त्योहार एक चलेगा। हम चाहते हैं सब लोग इसको त्योहार की नजर से देखें। और राजीव कुमार जी ने जो कुछ वोट नहीं पढ़ पाते थे, वृद्धा बुजुर्ग लोग नहीं डाल पाते थे, उनके लिए जो घर जाके जो वोट डलवाने का जो कार्यक्रम बनाया है वो बहुत बढ़िया रहा। और मैं चाहता हूं कि अपने वोट का प्रयोग जरूर करिएगा। कुछ और भी लोगों उनसे बात कर लेते हैं। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और इसको कैसे देख रहे हो? क्योंकि ये 7 चरण जो है उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद खास है। 2019 में भी हमने देखा था 7 चरणों में ही चुनाव हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत स्वागत करता हूं और इस बार 400 पार कमल। अच्छा, ये बताइए, ये प्रचार मत करिए, ये बताइए कि चुनाव आयोग। चलिए, मैं आऊंगी विशाल, आपके पास आऊंगी और एक बार जल्दी से मैं प्रशांत का रुख कर लेती हूँ और रविंद्र फिर आपके पास आऊंगी डिटेल तरीके से इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। प्रशांत, आपके साथ जो लोग हैं जरा उनसे बात कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो एक साहब बहुत नाराज हो गए कि भीषण गर्मी है और इन नेताओं को अपनी पड़ी हुई है और जाहिर सी बात है मई जून का महीना गर्म तो होता है। तो बिहार की जनता क्या कह रही है? वहां तो 7 फेज में चुनाव की बात हो रही है। सही कह रही हैं आप शोभना, लेकिन हमारे बिहार के लोग ये चाहते हैं कि 7 चरण में बहुत आसानी से चुनाव होता है। ये बताइए, 7 चरण से कोई परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं, आराम से लोग देंगे भी, सभी जगह के सारे काम भी होगा और आराम से बहुत बढ़िया से होगा, माइंड फ्री होकर लोग करेंगे भी चुनाव। देखिए शोभना, मैं और लोगों से बात करता हूं। आप बताइए कि जो 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं उससे आप लोग को कोई परेशानी होगी? बहुत गर्मी होगी, कुछ होगा ऐसा? कोई परेशानी नहीं होगा ऐसा सर, कोई परेशानी नहीं। चलिए, कोई परेशानी नहीं है। मैं जल्दी से बिल्कुल ठीक है प्रशांत, में जल्दी से रविंद्र का रुख कर लेते हो। देखिए रविंद्र, कहीं कुछ नरम कुछ गरम, कुछ लोगों का कहना है कि भाई आप मई जून तक खींच के ले गए। हालांकि पिछली बार भी अगर हम बात करें तो मई अंत में जाकर सरकार शपथ ले पाई थी, 23 मई को नतीजे आए थे, तो मई का पूरा महीना तो निकल ही गया था चुनावों में। लेकिन रविंद्र, मुझे लगता है कि आज जो सबसे अहम बात इलेक्शन कमीशन ने कही वो कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ड्रोन से नजर रखी जाएगी, सीएपीएफ को लगाया जाएगा, मीडिया को भी कहीं ना कहीं चेतावनी दी और खासतौर पर उन्होंने कहा कि हमने राजनीतिक दलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बिल्कुल शोभना, आप देखिए किस तरह से संकेतों में, लेकिन कितना फर्म तरीके से राजीव कुमार ने बोला, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि मसल पावर में उन्होंने बोला और रुथलेस शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। ये आपने एक पहली बार ही इस तरह के वर्ड आपने सुना होगा, टीएन सेशन के जमाने में ये सुनने को मिलता था। और उसके बाद उन्होंने एक और जो आंकड़ा दिया कि 11 विधानसभा चुनाव में ही 3400 करोड़ रुपया से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई, कैश जब्त होगा। आप समझिए कितना मनी पावर का इस्तेमाल होता है, उसका भी संकेत दिया। कहीं कहीं मनी पावर और कहीं कहीं मसल पावर, इन दोनों को हम एक तरह से होने नहीं देंगे और साफ शब्द में कहा जाए आम भाषा में तो इसको कुचल दिया जाएगा। तो ये साफ इंडिकेशन है उन सत्ताधारी पार्टियों को भी, उन सत्ताधारी जो दल है या फिर जो विपक्षी दल है जो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा। और एक बात है जो डाटा दिए हुए इंटरेस्टिंग है कि इस बार लगभग 22 राज्यों में आप देखिए 22 ऐसे राज्य हैं जहां सिंगल फेज में ही चुनाव हो जाएंगे, यूटी लेकर। हाँ। और 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर 7 फेज में चुनाव होंगे। आप समझिए कि जो 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। हाँ, आप बात पूरी कीजिए रविंद्र अपनी। बिल्कुल, आप देखिए कि जो पीसफुल है, जहां पर पहले भी आपसे बात हो रही थी कि इलेक्शन डेट से या इलेक्शन फेजेस जो निर्धारण होता है उसमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा स्वरूप होता है। ये जो 7 फेज में जो 3 स्टेट में हो रहा है अपने आप में महत्वपूर्ण है कि इस पूरी भूमिका अगर देखा जाए तो इस तीनों स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की है। और उन्होंने साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा एक बार जल्दी से स्टेट्स और हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि जिन 3 स्टेट्स में 7 फेज में इलेक्शन होना है।
बिल्कुल, देखिए 7 फेज में जो 3 स्टेट है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये 3 फेज में। और उसी तरह से 5 फेज में जो चुनाव होने वाले हैं वो 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। इसी तरह से 4 फेज में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें 3 राज्य हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। इसके अलावा 3 फेज में जो होने वाले हैं 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, असम। 2 फेज में होंगे वो 4 राज्य हैं, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर। बाकी बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगी रविंद्र आपके पास। ब्रह्म प्रकाश का भी मैं रुख कर लेती हूँ। और ब्रह्म प्रकाश अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर बाहर निकले। ब्रह्म, बिहार में 40 सीटें हैं, लेकिन वहां पर 7वें फेज में चुनाव कराया जा रहा है, जबकि अब तो कोई ऐसा जिसे कहा जाए कि नक्सल इफेक्टेड या कोई इस तरीके का बिहार में नहीं है। तो फिर 7वें फेज में बिहार चुनाव करना, एक बार फिर से विपक्ष को हमले का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भले ही हमले करे, लेकिन चुनाव आयोग ने बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश इन तीनों राज्यों में 7 फेजेज में फिर से लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। उसकी वजह यह है, देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए पिछली बार भी 7 चरणों में चुनाव किए गए थे, इस बार भी रखे गए हैं। इसी तरह से बंगाल में जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है, लिहाजा वहां ज्यादा चरणों में मतदान कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तो समझ में आता है, लेकिन बिहार को लेकर मन में जरूर सवाल उठता है कि सिर्फ 40 सीटें हैं वहां पर। शोभना, उसके लिए आपको ये देखना होगा कि चुनाव के दौरान जिस तरह से हिंसा की घटनाएं बिहार में सामने आती रही हैं, इतिहास है पूरे जब चुनाव हुए हैं बिहार का, लिहाजा उस स्थिति को देखते हुए वहां भी 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव रखे गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही 26 विधानसभा चुनाव पे उपचुनाव भी साथ साथ होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार हर जिले में ने कहा कि हर जिले में एक सीनियर अधिकारी के निगरानी में एक कंट्रोल रूम होगा, जो मसल पावर को रोकने के लिए जिस नजर रखेगा। यदि कहीं से भी शिकायत मिलती है तो क्विक एक्शन होगा। एक और महत्वपूर्ण बात कही है, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने, कि हर बार चुनाव के दौरान जो बयानबाजी होती थी उससे सिर्फ नोटिस इशू होते थे और मामला रफा दफा होता था, घट जाता था, लेकिन इस बार उससे ज्यादा बढ़ के एक्शन होगा। यानी चुनाव आयोग ने कड़े लहजे में कहा है, कि सख्त लहजे में कहा है कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को कि आप रेड लाइन, लक्ष्मण रेखा को पार ना करें, बयानबाजी करें, ध्यान रख कर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार हर राजनीतिक पार्टी को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि जो उसके स्टार प्रचारक हैं वो उनको जो चुनाव आयोग की तरफ से जो एडवाइजरी है वो अपने स्टार प्रचारक को बताएं कि वो उसका करें अपने रैली के दौरान, अपने भाषणों के दौरान, और उसका उल्लंघन ना करें। क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां, नेता जो भी इसका तो इस बार जो है चुनाव आयोग नियमों ठीक है। ब्रह्म प्रकाश, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार मैं जल्दी से प्रशांत का रुख करना चाहती हूं। प्रशांत, 7 फेज में बिहार में चुनाव होना है, 40 सीटें हैं। जैसा कि ब्रह्म बता रहे हैं कि इतिहास काफी जिसे कहा जाए खराब रहा है बिहार में हिंसा को लेकर, और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 7 फेजेज में यह बात कही है चुनाव कराने की। लेकिन क्या लग रहा है कि अब विपक्ष को मौका मिल जाएगा? जनता आपके साथ मौजूद है, जरा पूछिए उससे। लेकिन एक बात पहले शोभना आपको बता दूं कि बिहार गांधी की धरती रही है, चंपारण की भूमि रही है, या आंदोलन की भूमि रही है। और इलेक्शन कमीशन में इस बात को बताइए, ये तो असामाजिक तत्व होते हैं प्रशांत जो इस तरह के काम करते हैं। की बात कही है, आपको क्या लगता है कि बिहार में आज भी उतनी ही हिंसा होती है? सर, हिंसा उतनी तो नहीं हो रही है जैसे पूर्ववर्ती के समय में होता था, लेकिन एक चीज समझिए, लोकतंत्र का महापर्व है। एक पर्व मनाने के लिए कितनी बड़ी तैयारी करनी होती है, और ये पूरे देश का पर्व है। तो इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि हर आदमी जाकर के बूथ तक पहुंचे, उनको कोई कठिनाई हो। तो इतना प्लान करने में समय तो सर लगता है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डिसीजन है, स्वागत योग्य है, और इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और जितने भी लोग बढ़ चढ़ के महापर्व में हिस्सा लेंगे, लोगों को की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने प्लान किया है। इसके लिए उनको धन्यवाद के पात्र हैं। हम एक जो और मेरे साथ एक सज्जन खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि 7 फेज में ये चुनाव की जो बात बिहार में की जा रही है, क्या बिहार में अभी भी हिंसा की शंका है? नहीं, हिंसा वाले तो बहुत दिन हो गया, आज से 20-25 साल पहले ये सब चीज होता था, अभी तो होता नहीं है सब चीज। तो अब क्यों कराया जा रहा है? अभी लोग माइंड फ्री होके, मतलब आराम से सभी लोग जाए। ऐसा नहीं कि 2 चरण 4 चरण में हुआ, कुछ लोग दिए वोट, कुछ नहीं दिए। इसमें है कि सब कोई देने का मतलब एक मौका, अच्छा मौका मिलेगा।
देखिए शोभनाल, यहाँ के लोग यही कहते हैं कि चूंकि 7 चरण में उनको आसानी से वोट देने का मौका मिलेगा, इसलिए इलेक्शन कमीशन का सबसे बेहतर फैसला है ये, और इसलिए बिहार को इस पर गर्व करना चाहिए, इसमें कोई विरोध की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं जल्दी से एक बार विशाल रघुवंशी का रुख कर लेती हूँ, रविंद्र फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। विशाल, देखिए बिहार में 7 फेज में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में 7 फेज में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 7 फेज में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, हम समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी फोर्स लगेगी, सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं, गर्मी की बात जरूर है, और लेकिन यह भी तो मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस त्योहार को तो मनाना ही है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भी है, ऐसे में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट को लेकर भी तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज होती है, उनको भी पूरा किया जाता है। और हमने भी तमाम इलेक्शन देखे कि बकायदा 7 चरणों में जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें किस तरह से जो है चुनाव आयोग ने बेहतर तरीके से चुनाव कराया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात भी कर लेते। चुनाव आयोग एक बड़ी कोशिश अच्छी कर रहा है, आप लोगों से अपील करेंगे कि लोग अपने घरों से निकले। पहले अपना नाम बता दीजिए। शमशी आजाद नाम। शमशी जी, आप लोगों से अपील करेंगे लोग अपने घरों से निकले? अपील करेंगे, और चुनाव आयोग ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप भाजपा की बात मत करिए। बता रहा हूँ कि अपने बूथों के माध्यम से लोगों ने लगातार ये अभियान चलाया कि मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाया, जिसकी वजह से आपने देखा कि 19 में जो है लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया, 22 में भी उत्तर प्रदेश के। ये बताइए कि लोग, गर्मी बहुत होगी लेकिन वोट अपना आप कास्ट करेंगे? नहीं, वोट अब की सभी को, क्योंकि जानते हो वोट एक त्योहार के तरीके सब लोग अब की जो वोटिंग करेंगे। ये चुनाव जो है त्योहार के तरीके मनाया जाएगा। लोग कैसे कहेंगे कि कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि नहीं वोट नहीं डालेंगे, हमें उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो आप लोग को प्रेरित करेंगे, ये संकल्प लेते हैं कि प्रेरित करेंगे कि लोग अपने घरों से निकले वोट? हम लोग मतदाता जागरूकता रैलियां निकाले हैं, अभी भी निकालते रहेंगे जब तक चुनाव 4 जून तक चलेगा, और बीच में सबको जो हम प्रभावित करते रहेंगे कि वोट डालिए। आप अपना वोट कास्ट करने जाएंगे? बिल्कुल वोट डालेंगे। ये भारत का सबसे बड़ा महात्योहार है, लोकतंत्र के इस महापर्व में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है विशाल कि लोग इतने सजग हैं, जो इतने जागरूक हैं, और यही बात इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कही कि ये आपका लोकतंत्र है। और उन्होंने एक और चीज कही जो मैंने नोट डाउन की थी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र है और उसके लिए सारे एहतियाती कदम बरते जाएंगे ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहां पर हो। रविंद्र, आप लोगों का उत्साह देख रहे हैं, किस तरीके से उत्साहित है? 7 फेज में चुनाव है, भीषण गर्मी होगी उस समय देश में, लेकिन उसके बाद भी सब अपना वोट डालने के लिए उत्सुक। मुझे लगता है चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही सफल हो गया है। अभी तो चुनाव आयोग बहुत विज्ञापन भी देगा। शोभना, नवरात्रे में 9 दिन की फास्टिंग होती है, मुझे पता है कि आप भी फास्टिंग करती हैं, पानी पीकर या फिर कुछ और खाकर। तो जब आप पर्व त्योहार के लिए 9 दिन का फास्टिंग कर सकती हैं, तो 5 साल इंतजार करने के बाद 140 करोड़ और उसमें 97 करोड़ जो वोटर है, वो अगर इंतजार कर रहे थे 5 साल का कि हमें किस पार्टी को देना है, किस व्यक्ति को देना है, या किस पार्टी को सत्ता में लाना है या किस पार्टी को सत्ता में नहीं लाना, तो उसमें गर्मी बर्दाश्त कर ली जाती है। आप भी नवरात्रे में कर लेती है। तो कहने का अर्थ यह है कि लोग गर्मी हो या सर्दी हो बर्दाश्त करेंगे क्योंकि उनको वोट देना। और आप देखिए कि राजीव कुमार ने क्या कहा, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि हम एक वोटर तक पहुंचने के लिए एक नदी में चले जाते हैं, हिमालय के बर्फीली पहाड़ों पे चले जाते हैं, सुंदर वन के में चले जाते हैं, मजौली की घाटी में चले जाते हैं, कहां नहीं हम अपने एम्प्लॉय को भेजते हैं और डिप्लॉय करते हैं। और आपका जो बड़े बड़े अटालिकाओं में रहते हैं, आपके नीचे पोलिंग बूथ होता है या 2 किलोमीटर के रेडियस में होता है, आप उसमें नहीं जाते हैं। आप सोचिए, आपको जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है गर्मी कोई बड़ी बात नहीं है, वोटिंग का अगर पैटर्न सही हो, क्योंकि वोट हर पार्टी चाहती है और हर इलेक्शन कमीशन भी चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, देखिए अब क्योंकि आप तीनों पुरुष मेरे साथ फ्रेम में नजर आ रहे हैं और मैं इकलौती महिला हूं, और आज देखिए मैं आप तीनों को बताना चाहती हूं, साथ में ही देश के सभी पुरुषों को भी बताना चाहती हूं कि महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है। और आज चुनाव आयोग ने वो आंकड़ा भी दिया है, पुरुष वोटर 49 करोड़ के करीब है, तो 47.5 करोड़ के करीब महिला वोटर है। और विशाल पांडे देखिए मुझे दिखने लगे हैं, तो विशाल, आज महिलाओं को सलाम होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है कि साहब महिलाओं की संख्या बढ़ी है और जमकर वोट देंगी महिलाएं इस बार, ये मैं गारंटी लेती हूं। शोभना जी, अगर पिछले हम 4-5 चुनावों का रिकॉर्ड देखें, 2 लोकसभा के चुनाव और बाकी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव, तो महिला मतदाताओं की भूमिका सबसे बड़ी रही है। और महिला मतदाताओं की ताकत को राजनीतिक दल पूरी तरह से महसूस करते हैं कि सरकार बननी है या सरकार गिरनी है, इसमें महिला मतदाता का ही रोल सबसे अहम रहने वाला है। और यही वजह है कि तमाम जो योजनाएं
योजनाएं आप देखिए, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की अलग अलग राज्यों में हो, महिलाओं से जुड़ी जरूर रहती हैं और बहुत अहम भूमिका में महिला मतदाता हर चुनाव में है, क्योंकि वो न सिर्फ इन दिनों घर का वोट डिसाइड करती हैं, बल्कि पूरी तरह से चुनाव का माहौल क्या रहने वाला है वो वातावरण भी महिला मतदाता तय कर देती हैं। इसलिए महिला मतदाताओं की भूमिका सबसे ज्यादा अहम रहने वाली है। 7 चरणों में चुनाव होंगे और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं 19 अप्रैल से जब पहले चरण के वोटिंग की शुरुआत होगी और 1 जून तक, ये लगभग जो कहा जा सकता है 1.5 महीने का वक्त है। इस 1.5 महीने के वक्त में आपको पूरी तरह से दिखाई देगा कि देश में किस तरह से चुनावी कैंपेन हो रहा है। अब जो समीकरण बनने थे वो बन चुके हैं, जिनके राजनीतिक समीकरण बिगड़ने थे वो बिगड़ चुके हैं। अगर हम गठजोड़ की बात करें, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है और शुरुआत में जो साथी इंडिया गठबंधन के साथ थे उनके अहम सदस्य अब एनडीए के साथ आ चुके हैं। तो लड़ाई पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से तैयारियां हैं, पर अगर लीड किसी ने ली है तो वो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी की लीड हम इस समीकरण में देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने आप सभी रिपोर्टर्स भी जरा सोच समझ के रिपोर्टिंग कीजिएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है सभी को कि हेडलाइंस के रूप में चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। अश्विन का